से रुख करते हैं उस रिपोर्ट का जो हमें ये बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर लौटते हैं डिबेट की तरफ, डिस्कशन की तरफ। देखिए रिपोर्ट। लगातार विकटेक होती जा रही कांग्रेस के लिए ये तस्वीरें सुकून देने वाली हो सकती है। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके की है, जो बीजेपी में जाकर ऐन मतदान के दिन कांग्रेस में वापस लौट आए। दूसरी तस्वीर विधायक रामनिवास रावत की है, जिनके बारे में चर्चा थी कि वो 25 अप्रैल को मुरैना में होने वाली पीएम की सभा में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन रविवार को वो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के साथ मंच पर इस तरह की सभी अटकलों का खंडन करते नजर आए। जब भी बहस करता है बीजेपी का कार्यकर्ता आपके गांव में, तब आप और जोर से बहस करने लगे कि जी बताओ राम मंदिर तो बन गया, सब चाहते थे, हम भी राम की पूजा करते हैं। आप तो जी बताओ मोदी ने 15 लाख देने की बात की थी कि नहीं की थी? आप जी बताओ 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी कि नहीं की थी? दरअसल ये पहला मौका है जब दल बदल के मामले में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही और इसमें दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका रही। कैसे हुआ डैमेज कंट्रोल? दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं रामनिवास रावत को मनाने दिग्विजय ने खुद संभाला मोर्चा। आलाकमान से रामनिवास रावत की हुई बातचीत। समझाइश के बाद रामनिवास रावत का बदला मन। अगर कांग्रेस ने रामनिवास रावत को मनाया है तो इसका रास्ता कहीं न कहीं छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने ही दिखाया, जो महापौर को मनाकर वापस ले आए। हालांकि बीजेपी इन घटनाओं को खास तवज्जो नहीं दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की विफलता करार दे रही है। डैमेज कंट्रोल वहीं होता है जहां डैमेज होता है। तो ये तो बात मानी जा रही है ना कि डैमेज हो गया, कंट्रोल हुआ, कितना असरकारी होगा ये वो जाने और उनके नेता जाने। तो आने वाले समय में अभी एक ही चरण हुआ है और चरण का इंतजार करिए। आदरणीय रामनिवास रावत जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। उनके भाजपा में जाने की जो अटकलें एक प्रायोजित ढंग से चलाई गई हैं, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। वे भाजपा में जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। रामनिवास रावत और विक्रम आहाके के मामले में निश्चित रूप से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा ही होगा और बाकी के 3 चरणों के मतदान के दौरान भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। जो भी हो, इतना तो कहा ही जा सकता है कि देर से ही सही कांग्रेस दुरुस्त आई है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। तो आज का मुद्दा यानी कि क्या बगावत को रोक लिया है कांग्रेस ने, इसी पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो महापौर छिंदवाड़ा से क्रम शुरू हुआ वो अब रामनिवास रावत तक आ गया है और आगे ये सिलसिला चलता चला जाएगा और चलता चला जाएगा। तो कई लोग, जाहिर है मनुष्य का मन है, कई कांग्रेसी ऐसे होंगे ज़रूर जो बीजेपी में जाने के बाद उन्हें लग रहा होगा कि गलती हो गई। क्या उनकी वापसी का रास्ता भी ये दोनों एपिसोड खोलेंगे? अगर ऐसा हो तो अच्छा ही है, कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस मैकेनिज्म में बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है, जो पहले लगता था कि नहीं। बंसल न्यूज़ के सवाल जो हैं उनसे रूबरू होइए। रामनिवास रावत को मनाकर, कथित रूप से मनाकर मैं अभी कहूँगा, क्योंकि मनुष्य का मन है साहब, अंधेरी गुफा है ये। अंधेरी गुफा में जो व्यक्ति प्रवेश कर जाता है वो कहाँ प्रकाश ढूंढ पाएगा। इसलिए रामनिवास रावत जी को कथित रूप से मनाकर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। सवाल नंबर 2, क्या रामनिवास रावत का कथित रूप से रुकना दिग्विजय सिंह की रणनीतिक जीत है, या उन्होंने धन्यवाद दिया है दिग्विजय सिंह जी का कि आपसे पुराने संबंध हैं इसलिए मैंने कर दिया? रावत और आहाके को मनाकर कांग्रेस ने बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है, आप कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी ये महसूस कर रही है कि बहुत अधिक संख्या में कांग्रेसियों का आना
उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, एक अलग बहस उससे छिड़ रही है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज़ के पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी, बहुत स्वागत करता हूं मनोज आपका। और स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही राम दांगोरे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के युवा नेता, पूर्व विधायक, हमेशा चिरपरिचित स्माइल। मन में अगर कोई थोड़ी बहुत कोई बात होती भी है तो चेहरे पे कभी नहीं झलकती है, ये दांगोरे जी की सबसे बड़ी विशिष्टता है और उनकी पार्टी भी इसको अच्छे से समझती है। मनोज, क्या फाइनली हम ये माने कि मना लिया गया है रामनिवास रावत जी को और अब कोई चुनौती नहीं है, या बीजेपी ने गिव अप नहीं किया? क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जी को कोई तोहफा नहीं मिला है, तो अगर रामनिवास रावत जी मान गए तो कोई और होगा। किस तरह पूरे एपिसोड को आप देखते हैं? दिग्विजय सिंह जी की कथित भूमिका, कांग्रेस के आला कमान की कथित भूमिका। एक तो ये शरद जी कि 2 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे तो मैंने शायद आपसे ये कहा था कि कम से कम एक प्रयास तो होना चाहिए। तो एक प्रयास हुआ, और प्रयास उन्हीं नेता की तरफ से हुआ जो हमेशा करते रहे, दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी। ये नेताओं के लिए एक टोली बना देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक मनाने का कमेटी बन जाए, तो उसकी तरफ शायद ना बढ़ते हुए, पर वरिष्ठ नेताओं ने निश्चित रूप से भूमिका निभाई है, तो जिसकी जरूरत थी। पर रामनिवास रावत को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो बहुत अलग मिजाज के नेता है। उन्हें समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता समझ रहे होंगे, बेहतर समझ रहे होंगे। सिंधिया से उनकी बड़ी नज़दीकी रही है। पर 25 तारीख की जो तारीख सामने आ रही है, मुझे लगता है उसका इंतज़ार करना चाहिए अभी भी, क्योंकि मन में क्या है, जैसा कहा कि अब उनका मन ठीक हो गया, तो किसी के मन में भीतर तो घुसकर नहीं देखा जा सकता। और तात्कालिक जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे पहले 24 तारीख भी है, और 24 तारीख को ऐसी खबरें हैं कि भले ही रामनिवास रावत मान जाए, पर हो सकता है कि बैतूल या हरदा से कोई दूसरी खबरें आ जाए, जो मेरे पास खबरें हैं। तो बीजेपी अभी मानी नहीं है, या बीजेपी भी अपने तरह से लगी है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने कम से कम अब देर से सही, पर दुरुस्त तो नहीं, थोड़े से कदम बढ़ा दिए, और उसकी बहुत ज़रूरत है। पर इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी ये बहुत पक्का हो गया खेल। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। दांगोरे साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। अब चुनाव का पहला चरण हो चुका है, अगले चरण की तैयारी है 26 अप्रैल के, और इसी के साथ तैयारी ये भी है कि प्रधानमंत्री जी को कोई ऐसा तोहफा दिया जाए या उनकी मौजूदगी में कोई ऐसा मैसेज दिया जाए जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला हो और बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव परसेप्शन के निर्माण का हो। तो हालांकि आपकी वरिष्ठ नेता चुप्पी साधे हुए हैं रामनिवास रावत जी के एपिसोड में, लेकिन वो कमलनाथ जी के एपिसोड में भी चुप्पी साधे हुए थे जब तक, क्योंकि कुछ मामले आपके यहाँ बड़े रहस्यमय ढंग से बहुत दिल्ली से चलते हैं या भोपाल में कुछ ही लोगों को पता होता है, इसलिए बहुत सारे लोग उससे अनभिज्ञ भी होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या कुछ होने जा रहा है। जी, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा तोहफा तो यही होगा कि पूरी 29 की 29 सीटें हम लोग जीत करके दिल्ली की झोली में डाले। मेरे ख्याल से इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए। और रही बात इनके आने जाने की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर ये लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज की श्रेणी में ये आता है। दांगोरे साहब, बस एक सेकंड दीजिएगा। ये आने जाने वाली बात आपने ऐसी कहा, आने जाने आते रहते हैं जाते रहते हैं, कुछ ऐसा भाव था प्रभु आपके कहने में? जी 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 अगर ये लोग वापिस भी चले गए जी, तो भारतीय जनता पार्टी को निसंदेह किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है जी, क्योंकि किसी भी चीज को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा आसान होता है और उसमें सरवाइव करना, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रीति और नीतियां होती है जी। तो हमको ऐसा लगा होगा कि हम लोग इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, जो इनका सिस्टम है उसके अनुसार काम नहीं कर पाएंगे, या जो भी इंटरनल उनके इश्यूज रहे हो। और एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि हम किसी को भी दबाव बना करके नहीं ला रहे हैं। जितनी आसानी से वे आए उतनी आसानी से वे चले गए। तो अगर आ रहे हैं तो स्वागत है, और जा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, चले जाए। आपके पास भी सूचना है कि बड़ी संख्या में जाने वाले भी हैं? नहीं नहीं, बड़ी संख्या में जाने की बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को फॉलो नहीं कर पाएगा जी, वो टिक भी नहीं पाएगा। एक चीज भी एकदम श्योरिटी के साथ में क्लियर है कि आपको बूथ पर जाना पड़ेगा,
घर घर जाकर के संपर्क करना पड़ेगा, आपको रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन बैठक में जाना पड़ेगा, जी हाँ, साप्ताहिक बैठक में जाना पड़ेगा, मासिक बैठक में जाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र कार्यकर्ता ऐसा है कि जो मान सम्मान धन दौलत को परे रख करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। और अगर उनकी पाचन शक्ति मजबूत है बाहर से आने वालों की, तो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। पाचन शक्ति अच्छी नहीं है तो तत्काल रिटर्न भी हो जाएंगे। चलिए, आपने बड़े बिना लाग लपेट के आपने बहुत साफ शब्दों में और बहुत साफ तौर पर आपने कह दी हैं बहुत सारी बातें। स्वदेश जी, आपने भी सुनी बातें, और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपके लिए एक गाना भी याद आता है कांग्रेस के लिए कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। शरद जी, सबसे पहले तो मैं दांगोरे साहब की क्या कहना है, साफ गोई के लिए स्पष्टवादिता जी धन्यवाद देता हूँ जी कि उन्होंने अपनी पार्टी की जो उनकी स्ट्रेटजी है उसमें शामिल कोई नहीं हो पाए, आइडियोलॉजी में शामिल ना हो पाए, उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए, तो तुरंत वापस भी जा सकता है वो। और हकीकत भी है, बिल्कुल सच बात है ये कि देवतुल्य कार्यकर्ता के सामने आयातित लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और देवतुल्य कार्यकर्ता इससे दूर जाता जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास है, ये दोगुने साहब के बयान से स्पष्ट हो गया है। अब आते हैं हम रामनिवास रावत जी से। तो रामनिवास रावत जी और हम एक ही अंचल के हैं और मुझसे वो 2-3 साल सीनियर हैं जी। और वो कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के बड़े करीबी हुआ करते थे जी। मैंने उनको देखा है कि वो विकास कांग्रेस भी जब सिंधिया जी ने बनाई तो विकास कांग्रेस में भी नहीं गए वो। रामनिवास जी ऐसे व्यक्ति हैं कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा ज्वाइन की, तो उसमें भी नहीं गए वो, जबकि उनके बड़े निकट बड़े सहयोगी, वो बड़े जबरदस्त सहयोगी रहे हैं। हाँ। बावजूद इसके उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी, कांग्रेस में रहे। आज जो अटकलों का दौर चला है, स्वाभाविक है नाराज़गी हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, नाराज़गी सब में होती है, एक परिवार होता है तो बर्तन खड़बड़ाते हैं तो आवाज़ें आती हैं, लेकिन हमारे नेताओं ने समय पर उनसे बात की, उनकी जो तकलीफ़ थी उसको सुना और उनको तकलीफ़ ही सुनानी थी, लेकिन कहीं आने जाने की कोई बात नहीं थी। तकलीफ़ सुनाने को अटकलें बना लिया गया, उनकी तकलीफ़ सुनी और आज वो माननीय दिग्विजय सिंह जी के जो इलेक्शन में हम देख रहे हैं, कल वो कैंपेनिंग कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करने के लिए अपने मुरैना जिले में उन्होंने इतना बढ़िया शिकंजा कसा है कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उन्हें आचार संहिता का उल्लंघन करके प्रचार करने जाना पड़ रहा है मुरैना। तो ये रामनिवास रावत जी जमीनी नेता हैं और वो कहीं नहीं जाने वाले, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। चलिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपको शुभकामनाएं। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन किसी भी नेता के धैर्य की परीक्षा कब तक, ये बात खुद रामनिवास रावत के करीबी लोग कहते हैं कि वो भीतर से अभी भी बहुत आहत हैं कि मेरी परीक्षाएं कब तक ली जाएंगी। देर से आई लेकिन दुरुस्त आई कांग्रेस, क्या वाकई, ये तो बताएंगे बाद के नतीजे। लेकिन रामनिवास रावत को जिस तरह कथित रूप से रोकने में कामयाब हुई है कांग्रेस, उसको लेकर ये सारी डिबेट है। मनोज, मुझे समझाइए ज़रा, एक शेर, इसका हम जिक्र बार बार करते हैं, एक शेर मुझे बड़ा प्रिय है कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। सारा जीवन में जो विवाद है वो यही है कि हम जिससे हमारा विवाद होता है या जिससे हम नाराज़ हैं, हम उससे नहीं कहते, और न जिससे हम नाराज़ हैं वो हमारे पास आकर अपनी बात कहता है। कांग्रेस को अगर इसका हल ढूंढना है, और ये बीमारी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है, आप देखेंगे तो और राज्यों में हमने नहीं देखा कि दल बदल इतने मास लेवल पे हो रहा है। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, किसी भी उलझन का रास्ता तो संवाद ही होता है और संवाद की कमी है, इसमें कोई दो मत नहीं। हम नहीं बल्कि जो नेता जाने वाले रहे हैं वो बार बार यही कहते रहे, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे संवाद स्थापित नहीं किया। और पहली बार दिग्विजय सिंह जी ने संवाद स्थापित किया तो कम से कम कांग्रेस ये कह पा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी संवाद का रास्ता तो शरद जी निकालना ही पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, पूरी पटकथा के पीछे जिस तरह की खबरें आती, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया, जैसी जानकारी मेरे पास है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जोड़ने की वजह यह है कि वोट का जो प्रतिशत है, जो 68% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, उसमें इजाफा होगा। लेकिन 6 जो चुनाव हुए हैं अभी, उसने थोड़ी सी मुश्किल भी बढ़ाई है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की, कि वोट प्रतिशत जहां जाना चाहिए था वो बढ़ के बल्कि कम हो गया। लेकिन कम बढ़ में ये भी है कि क्या वो जितना वोट डला है वो बीजेपी का है। तो मुझे लगता है एक नई लाइन पर, जो मेरे पास खबरें हैं, नई लाइन पर बीजेपी काम कर रही है। आने का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, रामनिवास रावत नहीं आएंगे, कोई और आ जाएगा। क्या इसके पीछे आप ये भी वजह देखते हैं कि पहले चरण के चुनाव में
वोट प्रतिशत उन सीट्स पे जो पिछले कंपैरिजन 19 में कम हुआ, तो कहीं ये भी इशारा है कि कांग्रेस के आने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपको नुकसान ही हो रहा है कि बीजेपी का डिवोटी कार्यकर्ता है वो भी कह रहा है कि भैया आ जाओ, नए मेहमान लोग आए हैं, बढ़िया हैं, युवा हैं, तरंगित हैं, आनंदित हैं, खूब भगवा दुशाला दुपट्टा पहने हैं, झोंक दीजिए, इनसे करा लीजिए काम। दीनदयाल जी की आइडियोलॉजी भी याद है इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी याद है, इनको 370 भी पता है, इन्हीं से करा लीजिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कार्यकर्ता बीजेपी का नुकसान नहीं करता, नुकसान सिर्फ इतना करता है कि वो घर बैठ जाता, और यदि वो घर बैठ गया तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाती है। और इस बार जो वोट प्रतिशत कम हुआ है उस पर यही सब आकलन किए जा रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक इस तरह की खबरें हैं कि आखिर ये हुआ क्यों, और हुआ है तो क्या हमारे, ऐसा तो नहीं कि हमारा वोट नहीं निकला, लेकिन बीजेपी के पास ये भी एक खबर है कि कांग्रेस का मतदाता भी इस बार घर से नहीं निकलना चाहता, तो उसमें वो हल्की सी एक राहत देख रही। पर राहत के बीच शरद जी अगली जो तैयारियां हैं वो बड़ी अलग तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की, और कांग्रेस की तैयारियां भी शुरू हो गई है। देर से आए दुरुस्त आए जैसा हम कह रहे हैं, तो अब ये कौन दुरुस्त होगा ये समझ आएगा, पर आने वाले 2-3 दिन बड़े महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। राम दांगोरे जी, एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि खामखा आपने सहानुभूति फैक्टर दूसरे पक्ष की तरफ मोड़ दिया। जब उस किसी भी व्यक्ति की अखाड़े में अगर आप बहुत बार बार धोबी पछाड़ लगा के उसको सामने वाले पहलवान को पटकते हैं, तो कई बार इसका उल्टा असर भी हो जाता है। शुरू में तो पब्लिक तालियां बजाती है, वो बाद में कहती है बहुत बुरी तरह कर रहा है यार, ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार, ऐसा क्या यार, उसको बेचारा थोड़ा मौका मिलता है यार तो वो भी लगा लेता दांव अपना। तो क्या ये भी एक फैक्टर है, क्या इसको लेकर भी बीजेपी को सतर्क रहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये वापस गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं जी। तो कहावत जो कुमार विश्वास जी की कविता हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तब खूब चलती थी जी। कि जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो आ तो गए, चले तो गए, हाँ। लेकिन जो विश्वास वाली बात होती है, अब वो विश्वास वाली बात उनके कार्यकर्ताओं के साथ में, उनके बीच में मेरे ख्याल से अब नहीं बचेगी। और रही बात सीट की, तो सीट पर लगातार 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही थी, एक ही सीट रह गई थी हमारी, और निश्चित रूप से उस सीट को हम लोग जीत करके लाएंगे, और पूरी 29 की 29 हमारी सीटें, इस बार प्रयास ये रहेगा कि पूरी जीते और पूरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 29 के 29 सांसद जाए। ये कोई एक चीज से हमको कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता भाजपा को, लेकिन हमारी जो दूसरी तैयारियां थी जो हमने अपनी संगठनात्मक रचना के अंतर्गत करी, हितग्राही सम्मेलनों के माध्यम से करी, या जो भी राजनीतिक रणनीतियां होती उसके अंतर्गत जो हमारी तैयारी थी वो तो एज इट इज चल रही है। अगर ये नहीं भी आते तो भी क्या हम वहाँ काम नहीं करते, आ जाते तो भी क्या हम काम नहीं करेंगे वहां पे, और चले गए तो भी क्या हम काम नहीं करेंगे वहां पे। एकदम स्पष्ट है जी। लड़ाई लड़ना है और लड़ रहे हैं, और जीतने के लिए लड़ी जाती है, और हम लड़ाई जीतेंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसा कर्मचारियों के प्रमोशन का विषय होता है कि वो उस समय बड़े क्षुब्ध हो जाते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो डाइंग कैडर हो गया, आगे कोई रास्ता ही नहीं है, ये पद ही समाप्त कर दिया गया है अब तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब एक ही पद के लिए, या राजनीति में आप जिस भी लक्ष्य के लिए तो काम करते ही हैं, वो पद भी हो सकता है, उसके लिए दावेदार बाहर से भी आ जाएं। भाई पहले तो आप अपने घर के भीतर के दावेदारों से प्रतिस्पर्धा कर ही रहे हैं, लेकिन वो घर के हैं, बड़े भाई छोटे भाई के बीच में भी प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन जब बाहर से भी आ गए लोग, कजिन भी नहीं, मतलब वो तो आ गए पड़ोस के, और पड़ोस के भी ऐसे कि जिनसे पहले लड़ाई होती थी, तो बड़ी चुनौती बढ़ जाती है। तो बीजेपी के सामने ये चैलेंज तो है। चैलेंज तो है जी। और लेकिन राजनीति की एक खूबी ये भी है कि यहाँ ना कोई स्थायी दोस्त तो होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। बिल्कुल ठीक कहा। और आफ्टर ऑल मैंने आपको कहा ओवरऑल मिला करके कि पाचन शक्ति तो मजबूत करना पड़ेगी अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हो तो। अगर कोई आया भी है जी, तो अपने को तो संघर्ष करना, जिसको चलते बनेगा वो तो चलेगा। नहीं, ये तो मैंने आपकी अघोषित सलाह ये मैं प्रेषित कर ही रहा हूँ कि लिव 52 जैसे टॉनिक्स वगैरह लेकर बीजेपी में आए, जिसको भी आना है, कि हाजमा डाइजेशन बड़ा मजबूत रहे। कि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि यहाँ आपको जो कुछ करना पड़ेगा वो सीधे आपके हाजमे पे असर डालेगा, क्योंकि बहुत परिश्रमी पार्टी है, बहुत मेहनत करती है। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि परिश्रमी पार्टी नहीं है। हाँ, दांगोरे साहब का अनुभव से गुजर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। स्वदेश जी,
चुनौतियां तो हैं ही, और बात सही भी है कि अब आपके जो मित्र लोग जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, कहाँ पहुँचे हैं, क्या हासिल किया है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनौती उनके लिए भी बहुत गहरी है, और इस सवाल पर मैं आपकी आंखों में भी, माफ़ कीजिएगा, मायूसी ही देखता हूँ। शरद जी, सच बात तो ये है कि जब विधानसभा का चुनाव आया 2023 का, तो आपने भी देखा और आपने खूब बताया, संख्या भी खूब बताई कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ी, जिसमें 46 तो विधायक, पूर्व विधायक शामिल रहे, पूर्व मंत्री 46 बाद उसके जब चुनाव हुआ और रिजल्ट आया तो परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत रहा। तो ये चुनाव के टाइम पे आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन देश भर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा की है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्रियों को दबाव डाला, नहीं आए दबाव में तो जेल में डाल दिया। नीतीश कुमार जी, अब आप तो विद्वान पत्रकार हैं, लेकिन मुझसे आम ज़्यादा आदमी समझते पार्टी हैं। में ऐसी खलबली नहीं मची, नहीं, ये मची कांग्रेस में क्यों? एक छोटी सी बात मेरी थी, उसको ले लीजिए आप विद्वान पत्रकार हैं, मुझसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा देश भर की राजनीति को समझते हैं आप। नीतीश कुमार की विचारधारा क्या आरएसएस से मेल खाती है, क्या भाजपा से मेल खाती है, उनकी आइडियोलॉजी से मेल खाती है, लेकिन इस प्रेशर की वजह से वो उनके साथ है। और ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें 102 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ है, इसकी बहुत सारे विश्लेषकों ने अपने अपने विश्लेषण किए। अभी हम सुन रहे थे, हमारे विद्वान पत्रकार सैनी साहब ने भी मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव हुआ, उसके बारे में बताया कि भाजपा पिछड़ रही है, तो चिंता की लकीरें भाजपा के नेताओं के चेहरे पर दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सच बात ये है कि अगर बॉर्डर पर आ गई भाजपा, बॉर्डर पर आ गई, तो क्या नीतीश कुमार जी इनके साथ रहेंगे? हरगिज नहीं रहेंगे, वो पलटी मार जाएंगे चाचा। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से भले ही 400 पार, 29 की 29, अरे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बड़े आदर के साथ कहूंगा, विदेशों में जाकर उन्होंने कहा था कि हम 600 करोड़ लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री चुना है। अब बताइए, उनका मुंह है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनता तय करेगी, क्योंकि जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है, और उसका फैसला 4 जून को जब आएगा तो आप देखेंगे तस्वीर कुछ और होगी। कुल मिलाकर ये बात सही है कि कांग्रेस से जो बीजेपी में जा रहे हैं, उनमें कुछ लोग ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो दुखी हैं, आहत हैं, पीड़ित हैं, लेकिन अगर बाकी लोगों की हम बात करें तो सबके लिए ये नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया दांगोरे साहब, बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। और यही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये सिलसिला क्या थमने वाला है, और थमेगा तो कब? वक्त इसका जवाब देगा, भविष्य इसका जवाब देगा। मुझे दीजिए इजाज़त, और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। नमस्कार।